जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आजकल दोस्तों लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तरह के नए रूल रेगुलेशंस आते रहते हैं और आप सब लोग इन्हें स्किप कर जाते हैं और बाद में पता लगता है क्या यह नया रूल आ गया है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल 2026 से कौन कौन से नए रूल आने वाले हैं। चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे पर्सनल फाइनेंस की बात करें, हर एक व्यक्ति को ये रूल प्रभावित करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसा कोई भी रूल रह गया हो जो हमने डिस्कस ना किया हो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज अप्रिशिएट किया करें, कमेंट करके बताया करें कि हाँ आपको ये अच्छी लगी या नहीं लगी। पहले बात करते हैं कैलेंडर ईयर की। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा आपका कैलेंडर ईयर अब 2026 चल रहा है। ये आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जाकर के खत्म हो जाता है जब आप न्यू ईयर अपना बना लेते हैं। लेकिन बात करें इनकम टैक्स में, जीएसटी में, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर चलता है जिसे कि वित्तीय वर्ष बोला जाता है। ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो अभी दोस्तों आपका जो मार्च वाला महीना खत्म होगा, जैसे ही 31 मार्च हो जाएगा 1 अप्रैल से आपके बहुत नए नए रूल ड्रास्टिकली चेंजेस अप्लाई हो जाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा जो बजट आता है वो भी 1 अप्रैल से ही लागू होता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। आप लोगों ने काफी टाइम से सुना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म होने वाला है, तो फाइनली वो खत्म हो गया। लेकिन पहले भी कमाई करते थे तो टैक्स देना पड़ता था और अब भी कमाई करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स फॉर्म 2026 है दोस्तों, ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं लेकिन लगभग ड्राफ्ट इनके आ चुके हैं। मोस्टली वही सेम रहने वाले हैं। तो जितने भी सेक्शंस थे वो सारे के सारे, जितने भी फॉर्म्स थे दोस्तों, फॉर्म्स के नंबर थे 15G 15H फॉर्म है वो बदल गया, 26S बदल गया, जो आप लोगों के 16 नंबर फॉर्म आपको सैलरी के लिए तौर पर मिलता था वो बदल गया। तो लगभग ड्रास्टिकली चेंज आ गया है दोस्तों। अब आप लोगों को फिर से स्टूडेंट बनना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो हमेशा ही आप लोगों को बोला जाता है लर्नर बन के रहेंगे, एक स्टूडेंट बन के रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों क्या होता है, आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा 50,000 रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति को अगर एफडी का ब्याज मिलता है और वहीं पर सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलता है। तो पहले 15G फॉर्म दिया जाता था 60 साल से कम वालों के लिए और 15H फॉर्म दिया जाता था 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। अब आप 1 अप्रैल को बैंक में जाएंगे नई एफडी कराने या पुरानी एफडी का ही अगर आप टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म देना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि सर मुझे टीडीएस नहीं कटवाना है, 15G या 15H फॉर्म दे दो। वो बोलेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, ये तो बंद हो गया। अब आपको फॉर्म नंबर 121 देना पड़ेगा दोस्तों। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप कम उम्र के हो, ज्यादा उम्र के हो, फॉर्म नंबर 121 रहेगा। अब अलग अलग फॉर्म आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों टैक्स फ्री लिमिट, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है। तो फाइनली दोस्तों जब आप 1 अप्रैल को अपनी आईटीआर भरेंगे, पिछले साल की 31/3/2026 वाला जो साल होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26, और इसके असेसमेंट ईयर की बात करें तो उसके ऊपर आपको 26-27 लिखा आने वाला है। इस साल की आईटीआर भरेंगे तब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो 12,75,000 रुपए हो जाएगी। और भी कोई नॉर्मल रेट की इनकम है, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, किराए की इनकम, इस तरह की इनकम आती है, ब्याज वगैरह की इनकम, तो भी 12 लाख तक माफ है। लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा तब आपको दोस्तों 4 लाख ही माफ होने वाली है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख रुपए और माफ हो जाता है। अगर आप गेमिंग की, क्रिप्टो करेंसी की, लॉटरी की इनकम कमाते हो दोस्तों 1 रुपए की भी छूट नहीं मिलेगी। 12 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी इस बार की आईटीआर में अब आपको 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री मिलने वाली है। अब दोस्तों अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। बहुत पुराने रूल्स थे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था और इनकम टैक्स के रूल 1962 से चले आ रहे थे दोस्तों। वहां पर अगर आपका बच्चा कहीं पे पढ़ता है तो एजुकेशन अलाउंसेस के नाम पर आपको 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता था दोस्तों, जो महीने का 1 साल का कितना हो गया, सिर्फ 1200 रुपए। अब इसको बढ़ाकर के 3000 रुपए कर दिया है दोस्तों, और इसको साल का करेंगे तो 36,000 रुपए हो गया है। इस अलाउंसेस की छूट आप ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं। हॉस्टल अलाउंसेस की छूट दोस्तों पहले 300 रुपए महीना, यानी कि आप 3600 रुपए महीना मिलती थी, लेकिन यहां पे अब 9,000 रुपए महीना, यानी कि 12 × 108, 1,08,000 रुपए की छूट ये, और 36,000 रुपए की ये छूट, ये दोनों छूट्स आप ले सकते हैं। ये सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगी। न्यू रिजीम में दोस्तों कोई बेनिफिट आपको नहीं है। मैक्सिमम 2 बच्चों की छूट अब आपको मिल जाने वाली है। ये दोस्तों 1 अप्रैल से आपका रूल लागू हो जाएगा। फूड कूपन की बात करें दोस्तों, ये नॉन कैश गिफ्ट में आ जाते हैं। पहले क्या होता था, ये 5,000 रुपए तक माफ होता था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है दोस्तों। अब आपको 15,000 रुपए तक, ये चाहे ओल्ड में जाए चाहे न्यू में जाए,
इस तरह के कोई भी नॉन कैश गिफ्ट मिले हैं वो आपके दोस्तों टैक्स फ्री हो जाने वाले हैं। HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंसेज, अगर आप बड़ी सिटी के अंदर जॉब करते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी का 1/4 यानी कि 1/4 जो हिस्सा होता है वो HRA होता है। वो कहते हैं कि आप किराए पर रहते हो, यहाँ पे आ रहे हो जॉब बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आपको किराए का भत्ता दिया जाता है, तो आपको क्लेम करना है अगर HRA का बेनिफिट। दोस्तों अब क्या है, लैंडलॉर्ड से रिलेशन आपको बताना पड़ेगा जिसके मकान में रह रहे हैं। पहले क्या होता था, मदर को फादर को आप किराया देते ही नहीं थे, उनका मकान ही नहीं था उनके नाम से, और फिर भी फेक डिडक्शंस वगैरह ले ली जाती थी। अब आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, पेपर की एंट्री सिर्फ आप नहीं कर सकते हो, अब आपको रेंट एक्चुअल में उनको पे करना पड़ेगा। जेन्युइन होगा तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी वगैरह में दोस्तों अगर आपका केस आ जाता तब आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ जाता है। तो एक्चुअल रेंट पेड जो होता है आपका, उस पर TDS भी काटना पड़ सकता है। अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा किसी व्यक्ति को रेंट दे रहे हैं तो 2% का TDS आपको काटना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान दें। ये दोस्तों HRA की छूट आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगी, न्यू रिजीम में तो वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। अब पैन कार्ड की बात कर लेते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, दोस्तों ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप यहां से कर सकते हैं। अब आपको पेन नहीं चाहिए होगा दोस्तों। प्रॉपर्टी अमाउंट 20 लाख रुपीज। पहले क्या होता था, 10 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो रजिस्ट्रार साहब आपसे पैन कार्ड मांग लेते थे, और अब दोस्तों 20 लाख रुपए तक जरूरत नहीं है। और 30 लाख से ऊपर की कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज या सेल करेंगे तो ये डेटा आपके AIS और TIS जो इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो हो जाएगा। तो मेक श्योर करें जितना भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें ताकि इन फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। अब दोस्तों 5 लाख रुपए तक की अगर कोई भी आप कार खरीदते हैं या कोई बाइक खरीदते हैं तब आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक और रूल है यहाँ पे कि आप 10 लाख से ज्यादा का कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तब आपका वहां पे 1% TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ध्यान दें, आप 5 लाख रुपए तक कोई व्हीकल खरीदेंगे, दोस्तों कार भी बोली है इन्होंने, तो ऐसी कौन सी कार आती है जो 5 लाख रुपए की है, हमें भी कमेंट करके बताएं ताकि हम भी एक कार ऐसी ले लें। इसके बाद में दोस्तों बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, वहां पे पहले कैश डिपॉजिट करने जाते थे तो आपसे वहां पे पैन कार्ड के बिना 50,000 से ज्यादा का कैश जमा नहीं करवाया जाता था। लेकिन अब दोस्तों ये 50,000 रुपए की लिमिट को 10 लाख रुपए कर दिया है, मतलब 10 लाख रुपए तक का भी कैश जमा कराएंगे तो पैन कार्ड नहीं मांगेंगे। लेकिन जैसे ही 10 लाख से ऊपर हो गया इनकम टैक्स को भी सूचना चली जाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो दोस्तों अब आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा वहां पे करते हैं तो बिना पैन कार्ड के कर सकते हैं, इनकम टैक्स को इसकी सूचना नहीं जाने वाली है। अब दोस्तों पैन कार्ड मैंडेटरी जरूरी कर दिया है। अगर आप किसी भी तरह की कोई पॉलिसी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, पहले सिर्फ बड़ी पॉलिसियों के लिए ही पैन नंबर मांगा जाता था, अब आपको पैन नंबर देना पड़ेगा चाहे छोटी से छोटी पॉलिसी करवा रहे हो। अब दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल से कोई आपको पैसा मिला था उसके ऊपर दोस्तों जो ब्याज मिलने वाला है उस ब्याज के ऊपर अब आपको ना तो कोई TDS काटा जाएगा ना ही आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति चले जाते हैं दोस्तों उनकी फैमिली मेंबर को यहाँ पे कुछ राहत आप लोगों को 1 अप्रैल से देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जैसे ही आप साल खत्म होता था सैलरी वालों को फॉर्म नंबर 16 मिलता था, अब आपको ये फॉर्म नहीं मिलने वाला है दोस्तों। फॉर सैलरीड अब फॉर्म 16 नहीं रहा, अब इसकी जगह फॉर्म 130 हो गया है। इस फॉर्म को आप याद भी कर लें, 130 नंबर फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा आपकी कोई बैंक में FD वगैरह थी तो 16A फॉर्म दिया जाता था, ये फॉर्म 131 हो गया है दोस्तों। तो 1 अप्रैल से ये फॉर्म्स के नेम भी बदल जाने वाले हैं। 26A में आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के देखते थे कि मेरा किसी ने कोई TDS काटा है, वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी आप उसका रिफंड ले सकते थे, TDS TCS। अब दोस्तों ये 26A फॉर्म भी नहीं रहा, अब इसको फॉर्म 168 का नाम दे दिया है। 168 फॉर्म अब आपका ये 1 अप्रैल से हो जाने वाला है। दोस्तों टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता था 10 नंबर, अगर आपने किसी का कोई TDS काटना है और आपको 10 नंबर लेना पड़ता था। लेकिन इंडिया में आप किसी से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा की, तब उस केस के अंदर आप अपने पैन कार्ड से भी TDS काट सकते थे। लेकिन अगर आप NRI से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तब आपको 10 लेना पड़ता था। लेकिन अब NRI से प्रॉपर्टी परचेज करने पर भी 10 की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड से भी अपना ये TDS वाला काम कर सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है। अब दोस्तों TCS ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है, ये है टैक्स
कलेक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां पे कोई पैसा आप दे रहे हो वहीं से ही आपका टैक्स अलग से ले लिया जाएगा। तो टीसीएस दोस्तों ओवरसीज टूर, कोई घूमने के लिए अगर आप शौकीन हो, कोई पैकेज लेते हो, पहले 5% या 20% था, अब 2% कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का अब ज्यादा पैसा आपके पास में बचेगा। अब दोस्तों टीसीएस था जो मेडिकल और एजुकेशन पर्पज के लिए, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का भेजते हैं तो पहले 5% था, अब उसे 2% कर दिया है। अब दोस्तों 10 लाख रुपए तक की अमाउंट रेमिटेंस करेंगे तो आपका कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होने वाला है। लोअर टीडीएस, एनआरआई लोग क्या होते हैं दोस्तों, इंडिया के अंदर उनका कोई गलती थोड़ी कर ली उन्होंने, जो अगर कोई कमाई कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एनआरआई को इनकम दे रहा है वो पहले से ही टीडीएस काट लेगा, चाहे कैपिटल गेन हो चाहे रेंट हो, वो भी ज्यादा अमाउंट से काट लेगा। अब उनका इतना टैक्स बनता ही नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ता था, लोअर या नील डिडक्शंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था एनआरआई लोगों को। तो पहले ऑफिसर बेस्ड होता था दोस्तों, वहां पे आप एप्लीकेशन लगाएंगे, ऑफिसर देखेंगे। अब इस चीज को भी ऑटोमेशन कर दिया है। जैसे सीपीसी बैंगलोर में आपकी आईटीआर ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, वैसे ही एनआरआई लोग अब अपने लोअर या नील का जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर की बात करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा जैसे ही आपका 31 मार्च, मान लीजिए 2026 खत्म होगा तो 31 जुलाई तक आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। और आईटीआर 3 या 4 है तो 31 अगस्त तक आप भर लीजिए, और अगर भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड भर दीजिए, और भरी हुई आईटीआर को चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन सरकार कहती है अपने फायदे के लिए पिछले 4 सालों के आईटीआर आप भर सकते हो, आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर। अब दोस्तों रिडक्शन ऑफ लॉस, पहले क्या होता था आप अपना इसमें लॉस नहीं घटा सकते थे, अब लॉस घटा सकते हैं। रीअसेसमेंट, आपका केस खुल गया दोस्तों, फिर भी आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। पहले साल पिछले साल की भरेंगे तो जितना भी टैक्स बनेगा उसके ब्याज और उसके इंटरेस्ट पर 25% एक्स्ट्रा, उससे पिछले साल में 50%, फिर 60 और फिर 70%। मान लीजिए 4 साल पहले की भर रहे हैं तो 70% तो भरना ही है, और 10% एडिशनल टैक्स भर करके अगर आपका केस रीओपन हो गया है फिर भी आप ये आईटीआर यू भर सकते हैं। टैक्स ऑडिट की बात करें, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सेल दोस्तों, या 44AD के कारण आप अपनी ऑडिट करवा रहे हैं तो दोस्तों ऑडिट टाइम से करवानी बहुत जरूरी है। 30 सितंबर आपकी लास्ट तारीख है ऑडिट की। यूजुअली ये बढ़ती भी बहुत कम है। अगर पहले क्या होता था 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी या 0.1% का जो भी आपकी पेनल्टी लगती थी वो लग सकती थी, एओ के मर्जी होती थी। लेकिन अब दोस्तों अगर आप अपनी ऑडिट 30 सितंबर से 1 महीना लेट करेंगे तो 75,000 रुपए की लेट फीस तो देनी पड़ेगी। जैसे आप 1,000 या 5,000 की लेट फीस भरते हैं वैसे ये 75,000 की भरनी पड़ेगी। और 1 महीने से ज्यादा अगर आप दोस्तों डिले करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी भर के उसके बाद ही आपकी ऑडिट जाएगी। तो इस बार ऑडिट के अंदर बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, सीए, प्रोफेशनल, इन सभी लोगों को बहुत ही सावधानी रखनी है। नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बाहर किसी कारण से गया था और फॉरेन के अंदर कोई एसेट थी या कोई इनकम थी वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए, तो नई स्कीम इन लोगों के लिए लेकर के आए हैं। फिक्स एसेट अगर आपने डिस्क्लोज नहीं की थी पहले तो इसको डिस्क्लोज कर दो। 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, विद पेनल्टी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन आपकी नहीं होगी। हालांकि केस टू केस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप इस स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। टीडीएस बचाने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्म 15G और 15H होता था, ये अब खत्म हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 121 यानी कि 121 नंबर फॉर्म ही देखने को मिलेगा। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आईटीआर 1 और 2 भरते हैं तो पहले भी 31 जुलाई थी और अब भी 31 जुलाई है। अगर आप बिजनेस की आईटीआर 3 या 4 की भरते हैं, अब दोस्तों 31 जुलाई की जगह अब आप 31 अगस्त तक अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को विदाउट एनी लेट फीस दे दिया गया है। अब दोस्तों कोई रिटर्न भर दी थी उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये भी 31 दिसंबर तक ही संभव था, लेकिन अब आप 31 मार्च तक, आप ऑलरेडी आपने आईटीआर भर दी है तो उसको आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको या तो 1,000 या 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर पहले ऑलरेडी आपने लेट फीस से भरी थी आईटीआर फिर भी आपको डबल लेट फीस देनी पड़ेगी। और दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग के मामले में 1.25 लाख रुपए तक का अगर आपको कोई इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में क्या 1.25 लाख माफ होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये माफ आपको नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों आप
अगर एफ एंड ओ के अंदर अपनी किस्मत आजमाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यहाँ पे सुनने में आता है 90% लोग नुकसान खाते हैं। अब दोस्तों उनको फ्यूचर्स के अंदर STT 0.02 से 0.05 देनी पड़ेगी, ऑप्शंस के अंदर 0.10 से 0.15 देनी पड़ेगी। तो हायर चार्जेस, हाई कॉस्ट अब आपको एफ एंड ओ की ट्रेडिंग में देनी पड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बैंक की ट्रांजेक्शन्स आपको पता होगा, कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा ना तो निकालना है ना ही जमा करवाना है। इसके अलावा एक बार में 2 लाख से कम रखना है। FD की लिमिट दोस्तों 10 लाख रुपए से कम रखनी है। क्रेडिट कार्ड कैश के अंदर 1 लाख रुपए, अदर देन कैश 10 लाख से कम रखनी है। दोस्तों लॉटरी, गेमिंग, VDA कितनी भी ट्रांजेक्शन्स करें, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपके AIS में, TIS में और 26S में शो हो जाएगी। तो मेक श्योर करें इन सभी चीज़ों को आपस में देख कर के ध्यान दें। GST की लिमिट मैं बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए तक का माल आप बेच सकते हो। सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख है, और सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के है तो भी 20 लाख रुपए है। तो आपकी 1 अप्रैल 2026 से फिर से ये लिमिट मिल जाएगी। अगर मान लीजिए पिछले साल आपने 39 लाख की सेल की थी तो GST जरूरी नहीं था, और अगली बार फिर से 39 लाख की कर सकते हैं। और दोस्तों स्पेशल कैटेगरी के सेल स्टेट्स होते हैं, मेघालय, मिजोरम, इस तरह से जो छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए सेल की लिमिट है 40 की जगह, और सर्विस की है 10-20 की जगह। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, बैंकों में अपनी KYC अपडेट रखेंगे, फालतू का लेन देन नहीं करेंगे, फास्टैग की KYC हर जगह, नॉमिनी अपडेट करें, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, बैंक हो, FD हो, सिबिल की रिपोर्ट दोस्तों, कोई फर्जी लोन तो आपके नाम से नहीं बोल रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपका लिंक है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को ध्यान दें। और साल खत्म होने के बाद, जैसे ही आपका 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, आपको 2 महीने का वेट करना है, क्योंकि आपका डेटा अपडेट होता रहता है। तो जून के मिड में या जुलाई के लास्ट में स्टार्टिंग में आप अपना AIS और TIS और फॉर्म 26A है, जॉब 168 हो गया, उसको जरूर देखें। वहां पे कोई डेटा बोलता है, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी लेन देन ना करें। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ लें कि सर ये ट्रांजेक्शन्स करनी है नहीं करनी है। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप एनी टाइम कर सकते हैं। और यूजुअली कोई डाउट होता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें तो दोस्तों न्यू रूल्स के उनको नहीं पता था कि इतने चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं, और जाते जाते अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी हमारा हौसला बढ़ा दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।